सबसे पहले उस ऋषि परंपरा को नमस्कार है जिसके कारण आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अबाधित रूप से हमारी ज्ञान परंपरा आज भी हमारे समक्ष है। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जन और सभा में उपस्थित विद्वान एवं शोध छात्र छात्राएं, आपने जो बातें रखी है, संयोग से मैंने भी एक इस पे एक्सपेरिमेंटल काम करवाया है और हमारे छात्र जो काम किया है आपके पास आए भी थे, ओम प्रकाश। तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन के साथ जेएनयू में एक अच्छी बात यह है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि जो साइंस के फैकल्टी हैं वो भी आपके साथ काम करते हैं और लैब भी है उनकी, तो उसमें सुविधा भी होती है। तो बिल्कुल आपने बात कही और हमने जो काम करवाया उसमें भी यही बात आई सामने कि जो हमारा प्रोसेस है, वैदिक मेथड है, उसमें विशेष रूप से हमने संतानोत्पत्ति विज्ञान को लेकर किया था कि जो कंसेप्शन से पहले यदि पेरेंट्स सर्टेन मेथड को फॉलो करता है उसमें यज्ञ भी है और उसमें सारी सामग्री की बात कही गई है, जैसे गूलर की लकड़ी से सुरवा बनाना, उसी के पात्र में जो उसमें 10 अन्न हैं उनको पेस्ट बना करके और फिर घी के साथ उसका मिश्रण करना और फिर यज्ञ में उसको रखना। और इवन गूलर की लकड़ी का जो सुरवा है, उस सुरवा से लगभग 320 डिग्री टेम्परेचर पे यदि आग से उसका कनेक्शन होता है तो ये सारी चीज़ मिल के कैसे आपके जेनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करती है। तो इस पे काम हुआ उधर भी, और ऐसा तो निश्चित है जैसा इन्होंने कहा है कि हमारी पहले एक सर्टेन प्रोसेस थी, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस, जिसके थ्रू जीवन की बहुत सारी बातें होती थी और यही कारण था कि न हम दूसरा वेद लिख पाए हैं न दूसरा रामायण महाभारत लिख पाए। प्रोजेक्ट लेके तो रामायण महाभारत कोई लिख नहीं सकता। तो जो सुबह से चर्चा हो रही है कि वो जो शुद्धता, वो सत्व गुण की पराकाष्ठा, उसमें जाकर के त्याग वृत्ति से जब ज्ञान की आराधना होती है, उसके बाद जो बातें आती है वो निश्चित रूप से कालातीत होती है। तो मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि एपिजेनेटिक्स नया ब्रांच आ गया है और बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या मॉलिक्यूलर मेडिसिन के हमारे साइंटिस्ट लोग चर्चा होती रहती है। तो वो बोले कि अब जो सर्कमस्टांसेज है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेज है, वो भी आपके जेनेटिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। तो यदि जैसे कि अपने यहाँ संस्कार की बात आई है, गर्भाधान से पहले का सारा संस्कार, उसके बाद का सारा संस्कार, और आज भी अपने यहाँ उस समय सारे सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो एपिजेनेटिक्स से आई है कि ये सकारात्मक प्रभाव डालता है, और डालता है तो यदि हम उस पुरानी पद्धति को लाएं तो उससे लाभ तो अवश्य है, वैज्ञानिक विधि से लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, इतना जरूर दिखा कि जो बृहदारण्यक उपनिषद तक या पूरे यजुर्वेद शाखा में सतपथ ब्राह्मण या जो संहिता है, फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, उसके बाद इस पद्धति में भेद आया है। जैसे आयुर्वेद के बाद के ग्रंथों में उस पद्धति का बहुत उल्लेख नहीं है। तो कुछ बाधित हुआ जिसके कारण हमारी जो जीवन शैली है वो भी बदली है। और अन्न की जहाँ तक बात है तो ये तो निश्चित है कि हम जैसा अन्न खाते हैं उसका प्रभाव हमारे जीन का फॉर्मेशन उसी अन्न से होता है, उसी से उसकी प्रॉपर्टीज बदलती है। तो हम जिस प्रकार के अन्न का प्रयोग करेंगे उसी अन्न के आधार पर, छांदोग्य ने अपनी बात भी कही है, जो
अन्नम वही ब्रह्म जो हम बात कहते हैं, या वहाँ अन्न का जो सबसे रिफाइंड स्टेट है उसी को माइंड कहा है, कि मन जो है वो अन्न का सूक्ष्मतम रूप। ये छांदोग्य के 6 अध्याय में ऋषि ने कहा है। तो अन्न यदि गीता में, इसीलिए भगवान ने विशेष रूप से इसकी चर्चा की है कि आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यदि हम सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक वातावरण होता है, तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, और इसका जितना प्रायोगिक पक्ष सामने आए उतना हमारे लिए अपनी परंपरा को जीवंत बनाना सुकर होगा। तो इस प्रकार का एक वातावरण बन भी रहा है, और आगे भी हमें थोड़ा इस पे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो हमारे सामने वो बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया उसको स्वीकार भी करती है, लेकिन प्रायोगिक रूप से हम उसको आज का जो मॉडर्न साइंस का हम थियरी के रूप में जो करें, लेकिन जो एक टूल्स हमें मिला है वो तो बहुत मेहनत करके बनाया गया है। तो उस टूल्स के आधार पर हम वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, एग्ज़ाम तो कर ही सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और यही लगता है इस विज्ञान केंद्र का भी एक बड़ा उद्देश्य है, हम सबका उद्देश्य। जैसे कि अभी आचार्य हरिराम जी ने चर्चा की कि भगवान बार बार गीता में, एक बार नहीं कई बार चर्चा की है, विज्ञानम ते हम सभी ज्ञान विदम बक्षाम, या ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से सोहम, या ज्ञान विज्ञान युक्त आत्मा, अनेक बार। और आचार्य शंकर ने, आपने थोड़ा उसको अध्यात्म पे ले गए, लेकिन मुझे जैसे लगा है अपना देख के अभी तक, कि कोई भी अनुभवात्मक ज्ञान जो है वो विज्ञान है। वेरीफाइबिलिटी की जहाँ तक बात है, वो तो आज भी चेंज होता है। आप एक ही चीज़ का 4 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 4 तरह के रिजल्ट आ जाएंगे, भले ही स्लाइटली चेंज हो। हम कई बार JNU के बच्चे से पूछते रहते हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि सर जितनी बार हम डालते हैं वो उसमें, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक सिमिलर रिजल्ट आए, और उसके आधार पे वो थीसिस को आगे बढ़ाएं, ऐसा बताते रहते हैं। तो इस नेचर का वो कॉम्प्लेक्स स्टेट है ना, कि एग्जैक्टली कोई चाहे कि जो साइंस में भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट आए, वो बहुत कठिन है। क्योंकि एक बार आप एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ डालते हैं, अगली बार डालेंगे उस समय में बहुत चीज़ें बदल जाएगी नेचर की, भले ही हम उसको ना जाने, अंदर की बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो आचार्य शंकर ने इसीलिए जो उसका भाष्य में कहा कि शास्त्राचार्यादि भी पदार्था नाम अवबोध ज्ञानम, शास्त्र आचार्य इत्यादि के द्वारा जब उसका सैद्धांतिक पक्ष हमें समझ में आने लगता है, वो उस विशेष परिप्रेक्ष्य में कहा है, तो वो ज्ञान है। तदनुभव विज्ञान, उसी का आनुभविक रूप जब आए तो वो विज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो पंचकोश का जो स्वरूप है वस्तुतः एक वैज्ञानिक पक्ष है अपने वेद का, कि पर्सनैलिटी के बारे में यूरोप में भी, अमेरिका में भी कई स्टडी हुई, लेकिन एक ऐसा मॉडल है ये, जो मॉडल अपने आप में अनोखा है। कि सबसे पहले तो जो एक साइंस का जो बेस है, वो बेस तो कार्बनिक मॉडल है, कि कार्बन जो है उससे कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होता है, सबसे पहली बात है। लेकिन वेद इसके विरोध में शुरू से है। वेद का क्लियर कट कंक्लूजन है कि फंडामेंटल रियलिटी इज कॉन्शियसनेस, अदर थिंग्स आर द डेरिवेटिव ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। तो दुनिया में जो भी मॉडल है, आज बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही है, हम सब जानते हैं। न्यूटोनियन साइंस से मॉडर्न साइंस कहाँ पहुँच गया। आइंस्टाइन न्यूटन का फोटो लगाते थे, तो किसी ने कहा कि जो आप तो उनके सारे थियरी को चैलेंज करते हैं, अब फोटो भी लगाते हैं। तो आइंस्टाइन बोले कि इसलिए फोटो लगाते हैं क्योंकि उसने जो मॉडल डेवलप किया उसी मॉडल से उसको रेफ्यूट करते हैं। तो इसलिए तो मॉडल डेवलप किया, वो तो प्रणम्य है ही,
हमारे यहाँ न्याय सिस्टम है, प्रमाण शास्त्र है। अब वेदांत भी न्याय का यूज करके न्याय का भी खंडन करता है। तो जो मेथड डेवलप किया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मोड में ला सकते हैं। यहाँ हम पंचकोश की बात कर रहे थे, तो ये एक ऐसा प्रारूप है जिस प्रारूप के आधार पर हम जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे की बात हमारे ऋषि ने की है कि आप अपने अंदर उन पांच कोशों का आप स्वयं में विश्लेषण कर सकते हैं। और इसी आधार पे जो हमारे इस विश्व में जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटी जिसको हम देवता कहते हैं, वस्तुतः देवता क्या है? हमारे शरीर में जो तत्व है उसी का बाह्य स्वरूप है। और इसीलिए अपने यहाँ हमारे जो भी इंद्रियां हैं, जो भी तत्व हमारे अंदर है, उसके एक एक देवता है बाहर। वही इस रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। पुरुष सूक्त में भी ये चीज़ें आई हैं, जो सारी बातें जो हैं। तो हमें अपने आप का एनालिसिस करते हुए हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के लेयर्स कितने हैं और अंत में मैं हूँ कौन। आज जैसे आप एक उदाहरण देखें, ये भी मैं साइंटिस्ट से मेरी बात होती रहती है इसलिए कह रहा हूँ, आप यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हैं, कि अभी जैसे सेल है, सेल तो हमारे बॉडी का एक तरह से फंडामेंटल चीज़ है। अब सेल जो है उसके अंदर सारे जो डीएनए या जीन, आरएनए जीन आप कहते हैं। अब आप यहीं देखिए कि सेल जो है ये तो अन्नमय कोश है, ठीक है, क्योंकि जो आप अन्न खाते हैं उसी से सारा ये सेल फॉर्मेशन होता है। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन का भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सेल सस्टेन नहीं कर सकता और उसके सारे फंक्शन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की कितनी मांग हो गई थी, तो कोरोना के समय में हमने देखा ही था, सेल सस्टेन नहीं कर सकता उसके बिना। और उस ऑक्सीजन के थ्रू आज का जो बायोलॉजी है या आज का जो बायोटेक्नोलॉजी में हम सब बात सुनते रहते हैं कि ईच सेल हैज इट्स ओन माइंड। हर एक सेल का अपना मन है और मन के दो रूप हैं। आप जब अंतःकरण की बात देखेंगे वेदांत में, तो आचार्य शंकर कहते हैं मनस्त्वेक मनेक वृत्तिकम। अंतःकरण एक ही है, लेकिन उसके क्रिया के आधार पर उसके अनेक नाम हो जाते हैं। क्वचित अध्यवसाय न बुद्धिरिति, क्वचित संकल्पे न मनः, क्वचित अनुसंधाने न चित्तमिति, ऐसी बातें बताई है। तो अंतःकरण के जो दो रूप हैं, एक तो है संकल्प विकल्प यानी एनालिसिस, और दूसरा है अध्यवसाय यानी डिसीजन। ये दोनों सेल माइंड में एक साथ होता है। माइंड जब लें तो यहाँ अंतःकरण की दृष्टि से देखें कि जब कोई नया वायरस इन करता है बॉडी में, ये जो साइंस वाले बोलते रहते हैं कि जब कोई नया वायरस बॉडी में इन करता है तो सेल कंफ्यूज हो जाता है। ये कोरोना से इतना नुकसान क्यों हुआ? वायरस तो हमारे अंदर प्रतिदिन जाते हैं, लाखों में जाते हैं, लेकिन उस वायरस से वो ट्यून्ड है, वो सेल जो है वो ट्यून्ड है, उसको वो जानता है। लेकिन कभी कभार कोई नया वायरस आ जाता है तो उस नए वायरस को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो फिर उसमें वो भी एक एनालिसिस के मोड में रहता है सेल। और एनालिसिस होते होते जब वो धीरे धीरे वो डिसाइड कर लेता है कि ये ऐसा वायरस है, इससे हमें ऐसे फाइट करना है, फिर वो डिसीजन लेके प्रिपेयर होता है। और प्रिपेयर होता है तो सेल और वायरस के बीच में फाइट होता है। तो यदि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो वायरस को डिफीट करेगा, यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वायरस आपके सेल को डिफीट करेगा। तो जो डिफीट करेगा तो बीमारियां होगी, और यदि सेल स्ट्रांग है तो फिर वायरस को समाप्त कर देगा। यही तो सारा युद्ध चलता है अंदर में।
तो ये जो सेल माइंड की बात आज चल रही है, इसका मतलब ईच सेल थिंक्स, वो सोचता है और सोच के फिर निर्णय लेता है और निर्णय लेके फिर एक्शन मोड में आता है। हम बात करते थे कि जैसे लेयर, अपने स्किन के लेयर हैं, तो कई लेयर्स हैं स्किन के, तो एक लेयर के बाद जो दूसरा लेयर है, वो सेल जानता है कि पहले लेयर का सेल का नेचर क्या है, और यदि हमारा पहले लेयर का स्किन समाप्त हो जाता है, किसी तरह डैमेज हो जाता है, तो दूसरे लेयर का जो सेल है वो फोटोकॉपी करके रखता है, एग्जैक्टली वही स्किन तैयार कर देगा। इसका मतलब ये है कि हर एक सेल जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करता है, प्रॉपर डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेके उसके आधार पे एक्शन करता है। और यदि ऐसा है तो कार्टेशियन फिलॉसफी में तो आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट का मतलब थिंकिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्शियस रियलिटी। लेकिन भारत में ऋषि इससे बहुत आगे जा चुके थे पहले ही। यहाँ तो जो केनोपनिषद में जैसे कहते हैं, जो मन किससे प्रेरित होता है, तो इंद्रियां किससे प्रेरित होती है, तो ऋषि कहते हैं मन का जो मन है वो आत्मा है, इंद्री का जो इंद्री है वो आत्मा है, प्राण का जो प्राण है वो आत्मा है। इवन कॉन्शियसनेस इज मोर डीपर स्टेट ऑफ रियलिटी एज थॉट बाय आवर वैदिक सीयर्स। तो जहाँ भी सेल माइंड है और सेल डिसीजन लेता है तो वो कॉन्शियस रियलिटी है। ये जितने लेयर्स की बात यहाँ मैंने की है, वस्तुतः एक सेल के अंदर आपको पांचों कोष दिख जाएगा कि एक सेल में अन्नमय कोष है, क्योंकि जो आउटर पार्ट है सेल का वो अन्न से तैयार होता है। उसके अंदर में ऑक्सीजन जिस रूप में आना है, आदि शंकराचार्य ने जब प्राणमय कोष की चर्चा की है तो उसको वायु विकार कहा। जो शरीर के अंदर का जो वायु है और बाहर का वायु है, उसमें डिफरेंस क्या है? बाहर के वायु में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसको जब हम सांस लेते हैं तो वो नहीं लेते, और ऐसा हमारा एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट नेचर ने बनाया है कि हम उतना ही ऑक्सीजन लेते हैं जितना बॉडी को जरूरत है, बाकी जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ देते हैं। तो जो हमारे अंदर श्वास आता है वो चेंज्ड स्टेट में आता है, वो दूसरे जो उसके जो प्योर स्टेट है, जो बॉडी को चाहिए, वो उस रूप में आता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि वायु जो है या प्राणमय कोष जो है वो आत्मा नहीं है। प्राणमय कोष आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि वायु का विकार है। वायु का विकार है तो वो कार्य रूप है, कार्य रूप है तो अनित्य है। इसीलिए जो हमारे सेल के अंदर ये सारे जो लेयर्स हैं, आप उसमें अन्नमय कोष भी देखें, आप उसमें प्राणमय कोष भी एक निश्चित जो परसेंटेज में ऑक्सीजन को देखें, वो सेल जो है उसके अंदर पूरा एनालिसिस का प्रोसेस है। तो आप मनोमय कोष देखें, वो डिसीजन लेता है, वो विज्ञानमय कोष देखें, और उसके बाद वो नॉन फंक्शनल स्टेट में भी रहता है। नॉन फंक्शनल स्टेट में जो आनंदमय कोष है, वह जो शक्ति और चैतन्य का जो एक रूप है, उसको आनंदमय कोष कहते हैं। मेरा कहना है कि जो पंचकोश की जो अपने यहाँ अवधारणा है, वो अवधारणा दोनों लेवल पे है। शरीर के अंदर पंचकोश है, और शरीर का जो सबसे फंडामेंटल जो चीज है सेल, उस सेल के अंदर भी ये पांचों लेयर है। और ऐसे ट्रिलियन सेल में हमारा बॉडी बना हुआ है। ऐसे बॉडी में वो पांच कोष अपने उस सारे प्योर स्टेट में विद्यमान है। और ये जो पांच कोष का ये शरीर बना है, इस पांच कोष के कॉरस्पॉन्डिंग जो सारे रियलिटी है वो नेचर में एज इट इज है। इसलिए वेद के ऋषि ने ये जो पांच कोष की अवधारणा दी है, उसको मुझे लगता है कि इसको बहुत यदि प्रयास किया जाए तो इसको बहुत लेयर्स को साइंटिफिक प्रोसेस में लाया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल मोड पे लाया जा सकता है। सामान्य रूप से जो अन्नमय कोष है, वह अन्नमय कोष जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में हम सभी जानते हैं कि पांच कोष की एक क्लियर कट अवधारणा है।
और उसके आधार पे पंचकोश का वर्णन विवेक चूड़ामणि में भी बहुत विस्तार से है। तो अन्न से बना हुआ चेतना जब मूल कारण है हमारे यहाँ वैदिक सिस्टम में, आदि शंकराचार्य कहते हैं मनीषा पंचकम, यही काशी की रचना है। जो उनके साथ जो भेंट हुई थी ना निषाद राज के साथ, हाँ, तो उनके साथ जो भेंट हुई थी तो सबको यहाँ पता ही है, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। तो उसमें दूसरा जो श्लोक है मनीषा पंचकम का, पहली पंक्ति यही है कि ब्रह्मैवाहमिदं जगत च सकलम चिन्मात्र विस्तारित, चेतना का विस्तार है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही है, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायुरग्निरग्निरापद्य पृथ्वी इत्यादि है। तो पंचकोश की अपनी जो वैदिक अवधारणा है वो बहुत प्रचलित है। तो चेतना के इस विस्तार में हम या तो अन्नमय कोश से आत्मा की तरफ बढ़े, या सैद्धांतिक रूप से जो आत्मा से कैसे विस्तार हुआ है 5 कोश का, उसका विश्लेषण करें। तो सामान्य रूप से अन्नमय कोश जो है, क्योंकि कार्य से कारण तक जाना जो एक प्रायोगिक रूप भी है और एक सुलभ भी है। तो अन्न से जो बना हुआ है, अन्न से जो चेतना का एक रूप प्रस्तुत होता है, सब कुछ चेतना की अभिव्यक्ति है। चेतना की अभिव्यक्ति अन्न के रूप में जब होती है एक सर्टेन प्रोसेस के तहत, तो वो आनंदमय कोश होता है। क्योंकि चेतना तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो तो नित्य तत्व है, सर्वत्र व्यापक प्रस्तुत है। लेकिन उसका एक निश्चित प्रोसेस के तहत जो त्रिगुण का सिद्धांत है अपने यहाँ, यूरोप में और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर है साइंस के, जब तक मैं वैज्ञानिक महोदय सबसे निवेदन भी करता हूँ कि जब तक त्रिगुण मॉडल को हम नहीं लेंगे तब तक इस ज्ञान को उस तरह से पकड़ पाना सूक्ष्म स्तर पे थोड़ा कठिन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सारा चिंतन है वो 3 गुणों के आधार पर है कि शक्ति जो है वो त्रिगुणात्मिका है, और त्रिगुणात्मिका शक्ति में जो सत्व है, सत्व तो एक तरह से फॉर्मलेस स्टेट है। रजस जो है वो भी फॉर्म नहीं है, उसका सारा फॉर्मेशन तो तमस में है, तमस का फॉर्मेशन ही सारी सृष्टि है। तो इसलिए सत्व को अपने यहाँ जो अंतःकरण है, ज्ञानेंद्रिय है इत्यादि सत्व के रूप में उसका माना है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो मूलतः तो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं दिखता हमें। तो इस त्रिगुणात्मक पद्धति के आधार पर जो पूरे जो पंचकोश की संरचना है, उस संरचना में जो तमोगुण प्रधान जो इस अन्नमय जगत की सृष्टि होती है, उस अन्नमय जगत से युक्त जो चैतन्य है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कॉन्शियसनेस कंडीशन्ड बाय अन्नमय कोश, ये जो स्थिति है ये हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है। और इस आउटर पार्ट में जो सेल की बात कही वो इसका फर्दर विश्लेषण है। क्योंकि कठोपनिषद में ऋषि ने कहा कि अनोरणीयान महतो महियान, जब आप सटल स्टेट में जाएंगे तो सटल स्टेट में जो लास्ट स्टेट है वहाँ भी वो चैतन्य उपस्थित है, और जब आप वैश्विक स्तर पर जाएंगे तो वहाँ जाएं तो वहाँ भी वो चेतना स्थित है। तो इस तरह से हम दोनों लेवल पे जा सकते हैं। मुझे तो जैसे कई जगह देखा भी है कि साइंस में भी जो 2 धारा मुख्य रूप से विकसित हुई है, एक तो क्वांटम फिजिक्स है, तो पार्टिकल और सब पार्टिकल की बात शुरू कर दी, आगे और भी जाने का प्रयास करें लेकिन वो मेथड काम नहीं कर पा रहा है। हाइजेनबर्ग ने एक जगह लिखा है कि इफ व्हेन आई डू सम एक्सपेरिमेंट इट सीम्स दैट नेचर इज आस्किंग क्वेश्चन, इज योर मेथड ओके और यू नीड समथिंग एल्स। कि जब आप सूक्ष्म स्तर पे जाते हैं तो ये न्यूटोनियन मॉडल फेल करता है तो फिर मेथड क्या होना चाहिए। तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट में ये जिज्ञासा आई कि फिर वेद ने क्या मेथड अपनाया, तो इस मेथड में फिर वो इंटरेस्ट लेने लगे। इसीलिए आधुनिक वैज्ञानिक बहुत उपनिषद पढ़ने लगे, बहुत सारे लोग हाइजेनबर्ग रविन्द्रनाथ टैगोर के पास पहुंच गए
वहाँ से बहुत कुछ सीखा, फिर बोला भी कि क्वांटम फिजिक्स में बहुत इससे सहायता मिली। तो ये जो अन्नमय कोश है, इस अन्नमय कोश के द्वारा जो कंडीशनड जो चेतना है, उस चेतना का एक पक्ष है जो हमारे शरीर में है। और इसके बाद दूसरा जो है वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मूल रूप से उसमें रजोगुण की प्रधानता है, और रजोगुण की प्रधानता होने के कारण वह सक्रिय रूप में रहता है। इसीलिए प्राण हो या कर्मेंद्री हो, इन दोनों मिला करके हमारे अंदर का जो फॉर्मेशन बनता है, उससे कंडीशनड जो कॉन्शियसनेस है उसको प्राणमय कोश ये है, और उससे कंडीशनड कॉन्शियसनेस जो है वो उसका एक रूप है हमारे शरीर में। तो दूसरा ये पक्ष है जहाँ रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। और इसके बाद जो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है, इसमें जैसे कि वेदांतिक मेथड है कि इसमें जो है वो सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण, क्योंकि प्रकृति का जो सत्व गुण है उसी का की अभिव्यक्ति जो है वह अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय के रूप में होती है। तो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय है, इसीलिए जो रजोगुण की फंक्शनैलिटी है उससे और सूक्ष्म स्तर में जो मन और बुद्धि जो अंतःकरण का रूप है, उस अंतःकरण के रूप के द्वारा जो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय प्लस मन एक एस्पेक्ट जहाँ एनालिसिस होता है, और ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि दूसरा एस्पेक्ट जहाँ डिसीजन होता है। तो इन दो को लेकर के दो कोश की बात कही गई है। तो इस तरह से मनोमय कोश का मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, इनसे कंडीशनड जो है वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है। तो एक हमारे व्यक्तित्व का ये एस्पेक्ट है। और एनालिसिस के बाद जब हम डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन लेने के बाद डिसीजन लेते समय जो ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का जो स्वरूप है, एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसके आधार पर जो कंडीशनड कॉन्शियसनेस है वो हमारे पर्सनैलिटी का एक और उन्नत हिस्सा है। इस रूप में जो देखें तो आप देखें कि जो ऐसा मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ही है जहाँ दोनों में ज्ञानेंद्रिय है, दोनों में ज्ञानेंद्रिय है। प्राणमय के साथ कर्मेंद्रिय है, प्राण के साथ, लेकिन इसमें दोनों में ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय और मन अंतःकरण का एक पार्ट है जो एनालिसिस करता है, और अंतःकरण का ही दूसरा रूप है जो उसका डिसीजन लेता है। तो इस रूप में मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इसको वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद जो आनंदमय कोश है वह शक्ति और चेतना का एक मिश्रित रूप है। दूसरे शब्दों में कि चेतना जो है जब शक्ति के द्वारा कंडीशनड हो जाती है तो वो उस समय आनंदमय कोश की रचना होती है। दो तरह की बात आई है वेदांत में, वेदांत सार वगैरह में भी और भी जगह में, कि अंतःकरण का व्यापार एक पक्ष है, हमारा मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, वो चेतना का एक पक्ष है। और जब हम सोते रहते हैं, जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, उस समय हमारा अंतःकरण तो काम नहीं करता, लेकिन हमें फिर भी अच्छा लगता है। तो उस समय आचार्यों ने कहा है कि वह शक्ति की अपनी वृत्ति है। शक्ति इज ऑल्सो फंक्शनल, बट दैट फंक्शनैलिटी इज विदाउट इंटरनल ऑर्गन, विदाउट मोटर ऑर्गन, इसके द्वारा होती है। तो आनंदमय कोश का है कि आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर्वृत्तिर तमो दृंभिता, आचार्य शंकर कहते हैं कि वो है जहाँ शक्ति जो है वह उस शुद्ध आनंद के साथ जब स्थित है, तो उस समय जब शक्ति के तमोगुण की प्रधानता होती है, और तमोगुण की प्रधानता में जब हमारे दूसरे अंतःकरण और इंद्रिय कार्य करना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में आनंद और वह शक्ति दो का ही मिश्रित रूप वहाँ रहता है। इसीलिए सोते समय हमें और संसार का बोध नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा ऋषि ने बृहदारण्यक उपनिषद में एक और अच्छी बात कही है कि वही
इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है। जब जागृता अवस्था में हम होते हैं तो वह संसार को देख सकती है, संसार का डिसीजन ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। और ये जो रूप रंग सारे जो हैं वो हमें अभी दिखाई पड़ रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। लेकिन जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। अभी एक रिसर्च हमारा इस पे भी चल रहा है जो लाइफ साइंस के साथ, क्योंकि उनका भी एक रिसर्च चल रहा है इस पे लगातार कि ड्रीमिंग और डीप स्लीप स्टेट में क्या होता है। ये एक उनके लिए भी विषय बना हुआ है। हमारे ऋषि बृहदारण्यक में कहते हैं कि जो जो हृदय है, वहाँ कहते हैं हृदय से 72,000 शिराएं पूरे शरीर में फैली हुई है, और उसमें जो कुछ शिराएं हैं वो सभी इंद्रियों से जुड़ी हुई है। तो जब आप सुषुप्ति अवस्था में आते हैं तो वो शक्ति जो है वो सभी शिराओं से विड्रॉ करते हुए वो एक जगह पे केंद्रीभूत हो जाती है, एक जगह पे केंद्रीभूत हो जाती है। इसीलिए वो इंद्रियों से, मन से, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट होने के कारण डीप स्लीप स्टेट में बाकी हम कॉन्शियस हैं। यदि कोई जैसे रेने डेकार्ट कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, तो आप इस पे विचार करें कि सुषुप्त अवस्था में हम तो सोचते नहीं हैं, तो हमें होना नहीं चाहिए, लेकिन हम बिना सोचे समझे भी रहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। तो उस समय जो उन शिराओं के द्वारा जो शक्ति जो है उसको एकत्रित कर लेना और केवल चेतना और उस शक्ति का आपस में सम्मिश्रण होना। और जैसे ही, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि कोई यदि सोता हो तो उसको अचानक जगाना नहीं चाहिए, अचानक जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि चूंकि शक्ति विड्रॉ कर लेती है सारी इंद्रियों से, तो इंद्रियां नॉन फंक्शनल होती है। तो आप यदि अचानक किसी को जगाते हैं तो उसको थोड़ा समय चाहिए। जब वो शक्ति फिर से संचरित होती है और इंद्री के उन शिराओं के द्वारा इंद्री तक पहुंचती है, जिसके आधार पे वो फंक्शनल हो जाता है। तो आप किसी को यदि अचानक जगाते हैं और उस समय यदि वो बहुत हड़बड़ी में यदि कुछ करता है तो वो कोलैप्स भी कर सकता है, उसको कई बीमारियां हो सकती है, उसको कई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसको आराम से जगाना चाहिए या उसको अपने आप नेचुरल रूप में उसको जगना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 कोश है ये उस चैतन्य का विस्तार है। इसीलिए कार्बन से ये सारी चीज उत्पत्ति होती है ऐसा वेद नहीं मानता। वेद के हिसाब से चैतन्य से कार्बन की अभिव्यक्ति होती है, कार्बन से चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। आज के समय में तो कुछ वैज्ञानिक भी बोलने लगे हैं। मैक्स प्लैंक जैसे हार्डकोर फिजिसिस्ट, किसी ने पूछा कि जो व्हाट इज द फंडामेंटल रियलिटी, बोलते इट इज कॉन्शियसनेस, मैटर्स आर डेरिवेटिव। ये मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट है। एडविन श्रोडिंगर को तो हम जानते ही हैं सारे, उनको तो वेदांती साइंटिस्ट ही माने जाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग, वो रॉबर्ट ओपनहाइमर, नील्स बोर, सबको जानते हैं कि ये सब पढ़ते रहते थे। तो चैतन्य से सृष्टि हुई है। चैतन्य का विस्तार जो है वो उसकी त्रिगुणात्मिका शक्ति के आधार पे 5 कोशों की रचना होती है और 5 कोश से हर एक व्यक्ति का निर्माण होता है। बस ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि 5 कोशों को समझने के बाद आप यदि चाहें तो उसी शक्ति का जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण का आश्रय लेकर के इस 5 कोशों को आप प्यूरिफाइड स्टेट में ले जा सकते हैं। और धीरे धीरे इन 5 कोशों के माध्यम से, एक चीज थोड़ा ध्यान देने की बात है कि तैत्तिरीय उपनिषद में केवल 5 कोशों की चर्चा है, लेकिन आचार्य शंकर इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो 5वां कोश है आनंदमय, आनंदमय कोश जो है वह आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मयट प्रत्यय विकार अर्थ में, विकार अर्थ में इसलिए है क्योंकि कहा है कि जो आनंदमय है, आनंद मयट के 2 रूप हैं, जैसे आनंदमयाधिकरण ब्रह्म सूत्र है, उसमें मयट प्राचुर्य अर्थ में, और जो तैत्तिरीय उपनिषद में मयट प्रत्यय लगा है वो विकार अर्थ में। तो जब विकार अर्थ में है तो वो आनंदमय को वो कार्यात्मक ब्रह्म मानते हैं।
और कार्यात्मक ब्रह्म मानने के वो 2-3 कारण देते हैं, 1-2 मिनट बस, 1-2 कारण देते हैं। एक तो प्रत्यय का लेकर के कि मयट प्रत्यय जो है वहाँ विकार अर्थ में है, इसीलिए वो कार्य ब्रह्म है, वो शुद्ध आत्मा नहीं है। दूसरा है कि उसी के 8वें जो अनुवाक है उसमें कहते हैं कि जो अनुक्रामति संक्रामति, तो कहते हैं जो शुद्ध ब्रह्म है उसका अनुक्रमण या संक्रमण नहीं हो सकता। ये दूसरा कारण है कि वह शुद्ध चैतन्य नहीं है। और तीसरा कारण कहते हैं कि उसके वहाँ अंग बताए गए हैं कि उसका सिर ये है, उसका पुच्छ ये है, उसका ये है। तो इसलिए तैत्रीय उपनिषद का जो 5 कोश है वह 5 कोश कार्य जगत को बताता है। वह 5 कोश हमारे व्यक्ति विशेष में जो 5 लेयर्स हमारी पर्सनैलिटी के हैं, और यूनिवर्स लेवल पे भी जो 5 लेयर है इस पूरी सृष्टि का, उसको बताया है। और इसलिए उन्होंने इसका बहुत विवेचन करते हुए अंत में उन्होंने कहा है, जो विवेक चूड़ामणि में आप देखेंगे कि उसको पंचकोश विलक्षण, योयमात्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण, 5 कोशों से विलक्षण जो शुद्ध चैतन्य है, जो सब में कण कण में रहते हुए भी वह सर्वव्यापी है, अणुमात्रे न च संबध्यते, सब की सृष्टि का आधार रहते हुए भी जो सृष्टि से असंपृक्त है, और इस रूप में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए हम इन 5 कोशों में कई कोशों को, अभी हम जैसे अभी जगदीश चंद्र बोस का भी जो एक्सपेरिमेंट आया 1901 ईस्वी में, तो एक्सपेरिमेंट आया, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ? ब्रैडफोर्ड लंदन के पास, और उन वैज्ञानिकों के बीच में हुआ जो मानते हैं कि पूरी सृष्टि जो है वह मनुष्य में भी पुरुष को छोड़ के सब नॉन कॉन्शियस रियलिटी। उनका ये पोजिशनिंग है पूरा कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट का मतलब ओनली ह्यूमन बीइंग कैन थिंक, सो ह्यूमन बीइंग इज कॉन्शियस, अदर देन ह्यूमन बीइंग इज नॉन कॉन्शियस, सो प्लांट्स, एनिमल्स, अदर थिंग्स आर नॉन कॉन्शियस रियलिटी। तो जगदीश चंद्र बोस के सामने ये चुनौती थी कि उनके माता पिता घर में पक्के वैदिक थे, और वो शुरू से यही सुन रहे थे कि जो ब्रह्म का विस्तार है, ये जगत कण कण में वही चेतना है, जो समस्त भारतवासी लगभग ऐसे मानते हैं। उधर ये विपरीत में बात चल रही थी, इसलिए उन्होंने प्लांट पे रिसर्च शुरू किया, और प्लांट पे ही नहीं किया, मसल पे भी किया, मेटल पे भी किया, तीनों पे किया, और कंक्लूड किया कि जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो इन सब की है ये कॉमन है। कुछ ही प्रॉपर्टी है जो मनुष्य में है और दूसरे में नहीं पाया जाता, फैटिगनेस इत्यादि को लेके। और अंत में कंक्लूड किया कि देयर इज नो डिमार्केशन लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारी इंद्रियां कहाँ तक जा रही है, हमारी इंद्रियों के सामर्थ्य के आधार पे कहाँ तक हमें चेतना का अनुभव हो रहा है, वो एक विषय है। और जहाँ इसकी सीमितता है उसके आगे चेतना का क्या स्वरूप है, ये दूसरा विषय है। अभी हमारे प्रोफेसर पांडे जी अभी बात कर रहे थे कि जो वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे थे, आप कर ही रहे थे। आप समझ रहे हैं बहुत सारे जो उसके साइंटिस्ट उसके नाम बदल दिए हैं। वो नाम क्या है कि ओमनीजेक्टिव, बहुत सारे लोग उसको इलेक्ट्रॉन को अब कहते हैं ओमनीजेक्टिव। ओमनीजेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्शियसनेस, दोनों का मिश्रित रूप है, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसे होता है कि कभी वो जड़ की तरह बिहेवियर करता है, कभी चेतन की तरह बिहेवियर करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो साइंस बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि हर एक लेवल पे कॉन्शियसनेस का अपना रोल है। मुझे तो एक वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक बोल रहे थे कि समुद्र खारा क्यों है, इसके पीछे भी कॉन्शियस रियलिटी बैठी हुई है कि खारा है, इस आधार पे इतने स्पेसीज वहाँ हो पाते हैं, इस आधार पे पूरा एक सृष्टि का संसार है समुद्र में। तो उस पे एक अलग रिसर्च शुरू हो गया है। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक, उनको डिटर्मिनिस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है, मैंने उससे पूरी पीएचडी कराई है। तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। बस वो ईश्वर के बदले कहते हैं इट इज कॉस्मिक लॉ, एज पर कॉस्मिक लॉ।
तो कॉस्मिक लॉ के थ्रू एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, इवन योर थिंकिंग, योर फीलिंग, योर एक्सटर्नल एंड आउटर एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो मैक्स प्लैंक की पत्नी ने पूछा तो देन व्हाट अबाउट एथिक्स, इफ एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, तब तो कोई किसी की हत्या कर दे, गीता में भी भगवान कहते नायम हंति न हन्यते, यहाँ भी वही पोजिशनिंग है। लेकिन जब आप कर्तृत्व भाव में आएंगे तो आपका दंड विधान है। तो वहाँ भी वो पूछा कि फिर आप कहते हैं कि सब कुछ एवरी प्री डिसाइडेड है, तो फिर तो एथिक्स ही खत्म हो गया। तो कहते हैं नो, आई वुड नॉट, ए मर्डरर इज philosophically a murderer is not a murderer, but I would not like to have a cup of tea with him. एथिक्स अपना काम करेगा, ये भी प्री डिसाइडेड है, लेकिन प्री डिसाइडेड है इसमें आइंस्टाइन भी बिल्कुल दृढ़ थे। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस को मूल में रख के, कॉन्शियसनेस के बाद कैसे इन पंचकोशों की रचना हुई है, पंचकोश में कैसे एक एक जीव जो है उसका जो ग्रॉस से लेके सटल तक, सटल से लेके कॉजल तक, और कॉजल से लेके फिर प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका जो एक तालमेल है। जाते जाते जो एक रजिस्ट्रार साहब ने बात कही थी कि जो इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम है, इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम का यही मतलब है कि आप 5 कोषों में से किसी को अलग से नहीं सोच सकते। 5 कोष एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और पांचों में पांचों विद्यमान है। इसलिए आप पंचकोश के आधा अपने आप में सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है ये इंटीग्रेटेड साइंस का। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, एक और चीज 1 मिनट बस समाप्त कर रहा हूं कि ये मोक्ष शास्त्र को भी हमें थोड़ा टर्मिनोलॉजी बदलना चाहिए। जैसे ही मोक्ष शास्त्र बात आती है ना, आम लोगों में ठीक है, जो अपनी संन्यास परंपरा है बाकी चीज है, लेकिन एकेडमिक्स में जब हम बात करते हैं तो जैसे ही मोक्ष शास्त्र पहनते हैं तो हमें गेरुआ वस्त्र दिमाग में आता है, हमें ये आता है वो आता है। ये धारणा वस्तुतः ऋषि की थी ही नहीं। ऋषि की तो 2 ही धारणा है, एक कर्म पक्ष है, एक ज्ञान पक्ष है। कर्म पक्ष अभ्युदय से जुड़ा हुआ है, वर्ल्डली अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है, और ज्ञान पक्ष जो है वो मोक्ष शास्त्र का मतलब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोक्ष शास्त्र। इसीलिए शरीर का एक पक्ष है जो पंचकोश में है, संसार का एक पक्ष है जो पंचकोश में है, लेकिन इस शरीर का अधिष्ठान या संसार का अधिष्ठान क्या है, इस रूप में शुद्ध चेतना का जो विधिवत अध्ययन, इसी को ब्रह्मसूत्र भाष्य, इसी को ब्रह्मसूत्र कहते हैं, यही उपनिषद है। तो ये चेतना विज्ञान है, शरीर विज्ञान और चेतना विज्ञान। तो चेतना विज्ञान को एक साइंस के रूप में हमें लेना चाहिए। हमारे ऋषि और आचार्य बिल्कुल क्लियर थे, अथा तो धर्म जिज्ञासा तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उनकी फुल क्लैरिटी है कि टिल टाइम आई एम गोइंग टू स्टडी आवर फिजिकल बॉडी, आई एम गोइंग टू एनालाइज कर्म and result of that कर्म, but तद यथे कर्म चितो लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्य चितः लोकक्षीयते। कि ये जो नॉलेज है ये कंपलसरी है, ये लेकिन ये नॉलेज चेंजेबल है। तो विद इन दिस बॉडी देयर इज समथिंग विच इज नॉन चेंजेबल एंड वी कैन रियलाइज, उसका हम अनुभव करते हैं। वो क्या है? चैतन्य विज्ञान है। तो वो चैतन्य विज्ञान का सेपरेट स्टडी जो वेद के समय से किया गया कि 14 कांड शतपथ ब्राह्मण में तो 13 कांड कर्म पक्ष, 14वां कांड बृहदारण्यक उपनिषद। वाजस्नेयी संहिता में ले लीजिए 40 अध्याय, 39 अध्याय ये तो 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद। आप संहिता और ब्राह्मण में देखेंगे कि पहले उन्होंने कर्म पक्ष को एनालाइज किया है, उससे भौतिक जितनी उपलब्धि है उसको प्राप्त करना है, लेकिन इसकी अनित्यता भी सिद्ध करना है, और चैतन्य का मूल स्वरूप क्या है उसको भी जानना है। इस तरह से यदि हम अभ्युदय और निःश्रेयस को लेकर चलते हैं तो ये कंप्लीट लाइफ है। तो कंप्लीट लाइफ को प्राप्त समझना, तदनुरूप जीवन में आगे बढ़ना, ये ऋषि का लक्ष्य है। तो हम इसको पंचकोश माध्यम से बड़ा सरलता से जा सकते हैं। इसी पंचकोश में जो 3 जो अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी में 3 शरीर है जो स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसको लेकर के इसमें लेते हुए अंत में हम
उस आत्म तत्व को समझें जिसमें भारत का महारत हासिल है। आज तक यूरोप या दुनिया के किसी क्षेत्र को पता ही नहीं चला कि कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है। तो वो तो वर्नर हाइजेनबर्ग के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया है कि इसको कैसे समझें, तो इसमें प्रयास चल रहा है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा लीड है जिसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।